हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो नोटिफिकेशन आने वाला है, सिलेबस चेंज हो ही चुका है, कोई बहुत ज़्यादा अंतर तो आया नहीं है। थोड़े थोड़े बदलाव किए हैं जो होने भी चाहिए टाइम के साथ में। जो रिलेवेंट चीज़ें हैं अभी वर्तमान के अंदर, उन चीज़ों को उन्होंने ऐड करा है और कुछ और इलेबरेट किया है चीज़ों को, और प्रॉपर अपने तरीके से पढ़ पाएँ। तो उसी को अपने बेस मानते हुए जो नया सिलेबस है, तो अपने आज नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, नीति शास्त्र यानी एथिक्स। तो एथिक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है अपना, और आज डे 1 है अपना इस प्रोग्राम का। और इसके टॉपिक है नीति शास्त्र और मानवीय मूल्य। और उसके अलावा जो महापुरुष समाज सुधारक और प्रशासकों के जीवन से प्राप्त शिक्षाएं जो अपने को मिलती है, उसके बारे में अपने को आज पढ़ना था। इस टॉपिक पे आने से पहले मैं आपको एथिक्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया देना चाहती हूँ कि अपने को प्रिपेयर कैसे करना है इस टॉपिक को। तो ये तो अपने को पता है कि जो अपना GS2 है, GS2 के अंदर 3 यूनिट्स हैं, और उसके अंदर जो फर्स्ट यूनिट है, उस यूनिट के अंदर जो है एथिक्स आता है। और इसके अंदर अपने को 5 और 10, दो तरीके के 5 मार्क्स और 10 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को जो है मिलेंगे आगे। और जो सिलेबस है वो अच्छी तरीके से डिराइव किया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है। और जो एथिक्स सब्जेक्ट है उसके अंदर अपने को इन 3 चीज़ों को ध्यान में रखना है, क्योंकि इसके ऊपर अप्लाइड क्वेश्चंस ज़्यादा आने लगे हैं अभी। पहले तो ये जो सिलेबस में दिया हुआ था उसी की थ्योरीज को सीधा पूछ लेते थे, लेकिन अब जो चीज़ें हैं वो अप्लाई करना, वो ये पूछेंगे। और अभी केस स्टडी जो इन्होंने दी हुई है सिलेबस में, उस पे अभी तक इन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछा, और उम्मीद है कि वो इस पे क्वेश्चन पूछ लें। तो जो अप्लाइड चीज़ें हैं उन पे अपने को फोकस करना है। जो केस स्टडी दी है सिलेबस में उस पे अभी तक क्वेश्चन नहीं आया, तो हो सकता है इस बार उस पे भी क्वेश्चन आ जाए। तो उसके लिए भी अपने को चीज़ों को अप्लाई करना आना चाहिए। तो ये एक मैंने चार्ट सा तैयार करा है। तो इसके 3 पिलर्स हम बना के चलते हैं माइंड के अंदर, कि एथिक्स के 3 पिलर्स हैं जिस पे हमारा आंसर जो है वो चलना चाहिए। पहला है कि सैद्धांतिक जो गहराई है, तो जो थ्योरेटिकल डेप्थ है वो अपने अंदर बहुत ज्यादा होनी चाहिए, कि जो थेरीज हैं दी हुई, जैसे फॉर एग्जाम्पल सत्यनिष्ठा अपने दी हुई सिलेबस के अंदर। तो सत्यनिष्ठा क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, ये सब जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अपने को क्लियर होने चाहिए, ऐसे बोलचाल की भाषा में नहीं। जो सेकंड आर्क के अंदर रिपोर्ट में उसकी परिभाषा दी हुई है, या कोई स्टैंडर्ड बुक के अंदर जो परिभाषा दी हुई है, वो अपने को पता होनी चाहिए। तो इसके अंदर अपने को अपने थॉट्स नहीं देने, जो एग्जैक्टली जो कंसेप्ट होता है उसको अपने को यूज करना है। और कोई भी अगर अपने सामने क्वेश्चन है तो उसमें अपने को कनेक्ट करना है उसको। जैसे कोई अगर अपने सामने सिनेरियो है, तो उसमें हमें ईमानदारी अगर हम ऐड कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी ऐड कर सकते हैं, तो वो चीज़ हमें वहाँ पे ऐड करनी है। उसके अलावा जो अलग अलग थेरीज दी हुई है, जैसे कि सुकरात के अनुसार सद्गुण क्या होते हैं, या फिर प्लेटो की जो जस्टिस थ्योरी है, तो ये सारे कंसेप्ट अपने पूरे प्रॉपर तरीके से स्टैटिक पोर्शन के तौर पे क्लियर होने चाहिए। ये पहला स्टेप है, इसको बोलते हैं हमने नॉलेज गेन कर लिया। ठीक है, अब जो ये तर्क कुछ भी हम देंगे, तो अगर मान लो केस स्टडी आती है, या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें किसी का नाम नहीं दिया हुआ, जैसे कांट का नाम नहीं दिया हुआ लेकिन उन्होंने ड्यूटी के बारे में पूछ लिया, तो ड्यूटी के साथ आप कांट ने जो कहा है उसको ऐड करो। सद्गुण के बारे में पूछ लिया लेकिन किसी का नाम नहीं दिया, तो सद्गुण के बारे में जितने भी विचारक हुए हैं उनका नाम आप वहां पे मेंशन करो। सत्य के बारे में पूछा है, ईमानदारी के बारे में पूछा है, हिंसा के बारे में पूछा है, या फिर कोई ऐसी केस स्टडी आ जाती है जिसके अंदर ये सारे पहलू है, तो इन विचारकों और उनका जो कॉन्सेप्ट था उनको बैकिंग उसको आपको दो उस क्वेश्चन के अंदर, कि इन्होंने ये कहा था, उस आधार पे अपने को आंसर करना है। ये दो चीज है, कि सबसे पहले तो हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। दूसरा, जो अपना तर्क हम देंगे उसको मजबूत करने के लिए, जैसे इमैनुअल कांट है, गांधी जी है, अम्बेडकर जी है, विवेकानंद जी, उन्होंने जो कहा है वो चीज हमें लिखनी है कि इनके अनुसार भी यही है। फिर जो तीसरी चीज है ये है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जो वास्तविक जीवन है उसके अंदर। और केस स्टडी, जैसे कि कोई ब्रिज बन रहा है तो वहां पे अपने को क्या क्या चीजें ऐड करनी है, या फिर कोई आप ऑफिस के अंदर हो
तो आपको उसकी गोपनीयता को मेंटेन कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे व्यवहारिक। और वैसे अगर हम बात करें तो जो एप्लाइड एथिक्स होती है, जैसे चिकित्सकीय जो एथिक्स है, उसके अलावा बिज़नेस एथिक्स वगैरह है, तो उन सब के कॉन्सेप्ट जो है वो अपने को यूज़ करने हैं अपने आंसर के अंदर। तो कोई भी क्वेश्चन आए तो पहले उसका कंसेप्ट अपने को फैक्चुअल लिखना है, फिर उसको सपोर्ट करने के लिए कोई थियरी जो है कोई महापुरुष की या फिर कोई विचारक है उससे उसको लिखना है, और फिर ये अप्लाइड चीज़ें लिखनी है, उदाहरण देने हैं। आप चाहो तो उदाहरण भी दे सकते हो, जितने ज़्यादा आप उदाहरण दोगे उतना अपने को फ़ायदा मिलेगा। चाहे क्वेश्चन उन्होंने एक के बारे में ही पूछा हो, मतलब एक ही चीज़ के बारे में, बट उसके डायमेंशंस आप अलग-अलग बनाने की कोशिश करना, और एग्ज़ाम्पल्स जितने ज़्यादा आप दे सको, वो बेस्ट रहेगा। जैसे सर्विट्यूड यानी सेवा भाव एक सिविल सर्वेंट में होना चाहिए। तो अब इसको आप कहीं से कनेक्ट करोगे तो आप कोविड-19 की सिचुएशन के अंदर आओ। उस टाइम पे लोग अपना बचाव करते थे, लोगों से दूर जाते थे, किसी को अपने घर में नहीं आने देते थे। लेकिन जितने भी सिविल सर्वेंट थे या फिर गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयी थे, उन्होंने तो सर्विट्यूड से काम किया था। उन्होंने अपनी जान का नहीं सोचा, उन्होंने सेवा भाव से सबके लिए काम किया था। तो ऐसे आप जैसे कोविड-19 एक शब्द लिख दोगे तो उससे फ़ायदा होगा। ऐसे ही अगर मध्यम मार्ग आता है बुद्धा का, तो आप मध्यम मार्ग को कहाँ-कहाँ अप्लाई कर सकते हो? जैसे आज की प्रॉब्लम्स जो है, वो क्या है? जैसे बहुत ज़्यादा सांप्रदायिकता बढ़ रही है, सहिष्णुता कम हो रही है। तो इन चीज़ों के अंदर आप वहाँ पे एग्ज़ाम्पल दे सकते हो कि हमें मिडल पाथ अपनाना चाहिए, तो बीच का रास्ता हमें निकालना चाहिए। तो इस तरीके से एग्ज़ाम्पल देते हुए आगे बढ़ना, तो इन चीज़ों का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना मेंस के अंदर। जी? हाँ, जितनी भी इम्पोर्टेंट जो सिलेबस के अंदर दिया हुआ है, सबसे पहले तो उनकी टर्मिनोलॉजी हमें पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद में जो और आप वर्ड्स सुनते हो, उनकी परिभाषा भी अपने को पता होनी, जैसे प्रोबिटी हो गई, और उसके अलावा जवाबदेहिता, अकाउंटेबिलिटी है, सत्यनिष्ठा है, ईमानदारी क्या होती है, अहिंसा क्या है। उनको एज़ एन एथिक्स में जैसे हम यूज़ करते हैं, बात करते हैं, उस लैंग्वेज में लिखना है। जैसे अ, अहिंसा का मतलब हम समझते हैं कि मतलब किसी पे वार नहीं करना या फिर हिंसक गतिविधियाँ नहीं करना। लेकिन जो गांधी जी के अनुसार अहिंसा क्या थी, वो एक अलग कंसेप्ट उन्होंने दिया था, तो वो अपने को एक्सप्लेन करना है। तो इस तरीके से आप अपने कंसेप्ट्स को क्लियर रखना, जैसे अपने फिज़िक्स के अंदर रखते हैं कंसेप्ट्स को क्लियर, वैसे एथिक्स के कंसेप्ट्स भी आपको क्लियर करने हैं। अब अपने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आते हैं। ठीक है? और क्योंकि आरपीएससी बार-बार ये बोल ही रही है अपने मुँह से कि यूपीएससी की अप्रोच पे हम चल रहे हैं, तो आप यूपीएससी के क्वेश्चन भी देखते रहना। हालाँकि मैं भी यहाँ दूँगी, पर सारे तो देना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो आप देखते रहना क्वेश्चन। और जो स्टैटिक पोर्शन है, जैसे प्लेटो की थ्योरी क्या है या फिर कांट की थ्योरी क्या है, ऐसे क्वेश्चन मैं मान लो चलो दे भी दूँ आपको तो फ़ायदा उतना होगा नहीं, क्योंकि वो डायरेक्ट क्वेश्चन है, वो तो आप तैयार करोगे ही। नहीं भी करोगे, अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं बताऊँगी क्लास में कि ये स्टैटिक क्वेश्चन तो बनेगा। ठीक है? जैसे आज का टॉपिक है उस पे आते हैं। जैसे नीति शास्त्र क्या होती है? इसकी परिभाषा अपने को पता होना चाहिए। कौन से फैक्टर्स होते हैं जो अपने जो सोशल नॉर्म्स हैं या फिर नीति शास्त्र के अंदर यूज़ होते हैं, किनको नीति शास्त्र के दायरे में रखा जाता है। ये सब चीज़ें आप पढ़ोगे, एथिक्स वर्सेस मोरालिटी के अंदर अंतर, ये अपने को पता होना चाहिए। मानवीय मूल्य क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और मानवीय जो मूल्य होते हैं, उनका यूज़, मतलब अगर हम, हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना, जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी सिलेबस में पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनका यूज़ सबसे पहले प्रशासन में आप कैसे करोगे? जैसे रित और ऋण दिया हुआ है, तो उनका यूज़ प्रशासन में कैसे करोगे? शुभ है तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है प्रशासन में? हर चीज़ को प्रशासन से जोड़ना है आपको। जब आप प्रिपरेशन करोगे, तैयार करके आते हो क्लास के अंदर तब। पहली चीज़ तो प्रशासन से जोड़ना है। दूसरा क्वेश्चन खुद ही सोचना है कि आज के टाइम पे इसकी प्रासंगिकता क्या है? जैसे प्लेटो ने जस्टिस थ्योरी दी थी तब, आज इसकी प्रासंगिकता क्या है? ऐसे क्वेश्चन बनाना। तो एक तो प्रशासन में उसका क्या महत्व है और आज के जीवन के अंदर उसका क्या महत्व है? ये क्वेश्चन्स, ये एकदम अप्लाइड क्वेश्चन्स होंगे कि जो आपने पढ़ा, वो आज के टाइम पे आप कैसे उसको अप्लाई करोगे? ये हर सिलेबस के हर टॉपिक के साथ आपको करना है। फिर मानवीय मूल्य हो गए कि भई कैसे कोई मानवीय मूल्य है, तो वो प्रशासन के अंदर कैसे रिफ्लेक्ट होंगे।
तो एक आपको पता है कि ऑफिसर तो सारे ही हैं, एक पोस्ट जनरेट कर दी है हमने सिविल सर्वेंट की, आईएएस की, आरएस की, आरपीएस की, आईपीएस की, सब अलग अलग पोस्ट वगैरह है। लेकिन क्या सारे ऑफिसर एक जैसे होते हैं? क्या सबका आउटकम एक जैसा होता है? बताओ। सबका नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मानवीय मूल्य का बहुत बड़ा रोल होता है। ह्यूमन नेचर कैसा है, ह्यूमन कैरेक्टर कैसा है, उसके वैल्यूज क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा। उसका जितने भी निर्णय होंगे वो उस पर डिपेंड करेंगे। अगर उस किसी का नेचर ही ये है कि वो ईमानदार है, तो वो अपने वर्क में भी ईमानदारी दिखाएगा। किसी का नेचर ही ये है कि उसे मतलब डांटना अच्छा लगता है, किसी को डोमिनेट करना अच्छा लगता है, तो वो अपने वर्क प्लेस पे भी डोमिनेट करेगा। और किसी का नेचर ये है कि हर किसी को अप्रिशिएट करना उसे अच्छा लगता है, आगे बढ़ाना अच्छा लगता है, तो वो अपने साथ वालों को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा। तो ये ह्यूमन वैल्यूज, ह्यूमन नेचर ऐसे आपको प्रशासन में या आपके वर्क प्लेस पे लाइफ के अंदर आगे लेके जाते हैं। तो ये अप्लाइड उसको आप याद करना। उसके अलावा महापुरुष, समाज सुधारक और प्रशासक, इनसे जो भी आपको शिक्षा प्राप्त हुई है, तो इसमें आप एक लिस्ट बनाना, मतलब एक पेज के अंदर फ्रंट बैक में महापुरुषों के नाम लिखना। सर्च कर लेना अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है। जैसे महात्मा गांधी महापुरुष है, नेल्सन मंडेला जी, विवेकानंद जी, ये सारे जो लोग हैं ये महापुरुष हैं। तो इनसे हम, इनकी पहले तो इनकी थ्योरीज क्या थी वो हमें पता होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। ये पहला स्टेप है। फिर उनसे हमें शिक्षा क्या क्या मिलती है और स्पेसिफिकली प्रशासन में हम कैसे उसका यूज करें, तो ये चीज करना। सिमिलरली जो समाज सुधारक हुए हैं, समाज सुधारक जैसे ज्योतिबा फूले जी, राजा राम मोहन राय जी, ये जितने भी समाज सुधारक हुए हैं, और एक दो इंटरनेशनल भी याद कर लेना। तो वो समाज सुधारकों के जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है, उनके कंसेप्ट क्या थे, उनकी बुक्स क्या थी। तो आप फैक्ट की जब हम बात करते हैं तो उनकी बुक्स लिखो आप, उनके वर्क्स, उनकी थेरीज है कोई, तो उनके कोई समाचार पत्र है तो वो मेंशन करते हुए कि उन्होंने अपना जो काम है यहाँ इस बुक में संकलित किया था। इस महात्मा गांधी जी की बुक है ना, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, तो ऐसे आप बुक का एग्जाम्पल दो वहाँ पे। फिर प्रशासक, जो विभिन्न प्रशासक हुए हैं फेमस, आपका कौन है? अब सिविल सर्वेंट में बात करें तो कोई है आइडल? ठीक है, सत्येंद्र दुबे हैं। उनके बारे में बात करेंगे आज हम। हम्म हाँ, बोल सकते हैं। तो आप ये चीज ध्यान रखना, आप सिविल सर्विसेज में ही जाने वाले हो, उसी की तैयारी कर रहे हो, तो जो प्रशासक हैं आपके रीजन में, राजस्थान में जैसे अपने तैयारी कर रहे हैं आरएस की, प्लस अपने नेशनल लेवल पे जो आईएएस हैं, आईपीएस है, जिन्होंने अच्छा काम किया है। टीएन शेषन सर का नाम सुना होगा आपने, हाँ, मेट्रो मैन का नाम सुना होगा आपने। तो ये सब नाम अपने को लिखने हैं। जो प्रशासक हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, उनका नाम हमें मेंशन करना है। उन्होंने जो काम किया या कोई मॉडल अपनाया, वो मॉडल हमें लिखना है। और उसका हम क्या सीख रहे हैं उससे, और हम क्या यूज में लेंगे प्रशासन में, वो चीजें हमें लिखनी है। तो ये सारी चीजें अगर अपने करेंगे तो ये टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मैं शेयर कर दूंगी आपसे। अब अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी की जो शिक्षाएं हैं सिविल सेवकों में ईमानदारी, सहानुभूति और नैतिक साहस विकसित करने में कैसे मदद करती है। तो जो अपना सिलेबस है उसी से ही क्वेश्चन अपनों ने उठाया है। और महापुरुष बोल दीजिए या फिर समाज सुधारक बोल दीजिए, स्वामी विवेकानंद जी, उनके बारे में पता होना चाहिए कि उन्होंने क्या क्या थेरीज दी, और उनकी जो शिक्षाएं हैं वो सिविल सर्वेंट्स के अंदर ईमानदारी को कैसे बढ़ाती हैं, सहानुभूति को कैसे बढ़ाती है, और नैतिक साहस को विकास करने में कैसे हेल्प करती है, ये हमें बताना है। तो इनकी जो सेवाएं हैं वो अपने को याद भी तो होनी चाहिए, वो कंसेप्ट अपने को क्लियर होना चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। और फिर हमें कनेक्ट करना है कि कैसे प्रशासन में उसको मदद मिलेगी अगर हम इन शिक्षाओं को फॉलो करते हैं। तो जो स्वामी विवेकानंद जी की जो शिक्षाएं हैं वो सिविल सेवक के लिए एक आध्यात्मिक मार्गदर्शन ही नहीं है सिर्फ, केवल ऐसा नहीं कि एक स्पिरिचुअल आपके लिए नॉलेज है, बल्कि जो पब्लिक सर्विस है यानी लोक सेवा होती है उसके लिए एक मजबूत नैतिक ढांचा भी देती है, जो स्वामी विवेकानंद जी की शिक्षाएं हैं वो।
सत्यनिष्ठा, सहानुभूति और नैतिक साहस, उनके संदर्भ में हम उनके पहले विचार के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे पहले सत्यनिष्ठा, तो उन्होंने, उनका एक फेमस कथन है कि सत्य के लिए सब कुछ त्यागा जा सकता है, लेकिन सत्य को किसी भी चीज के लिए नहीं त्यागा जा सकता। तो ये हो गया फैक्ट। जो उन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा है उसको हमने मेंशन किया कि सत्यनिष्ठा, हम उनकी टीचिंग क्या थी कि सत्य के लिए सब कुछ त्याग सकते हो, लेकिन सत्य को किसी के लिए भी त्याग नहीं सकते हो आप। तो ये उन्होंने सत्य निष्ठा अंदर बढ़ाने के लिए ये प्रेरणा दी थी। अब इसका उदाहरण हम यूज करते हैं कि जैसे एक सिविल सर्वेंट है, उसको ऐसे प्रोजेक्ट को मंजूरी देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है जो टेक्निकल तौर पे गलत है, यानी उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जहाँ जो स्वामी विवेकानंद जी की आत्मशुद्धि की जो शिक्षा है, वो अधिकारी को प्रलोभन से दूर रहने के लिए प्रेरित करेगी, डर से जो है वो भी दूर करेगी। उसके अलावा अंतःकरण, जिसको हम कंसाइज बोलते हैं, उसकी आवाज, मन की आवाज सुनने के लिए और ईमानदारी पे टिके रहने के लिए प्रेरित करेगी। अब आप यहाँ पे उदाहरण भी दे सकते हो इसी से कनेक्ट करने के लिए, अगर आपके ध्यान में है तो कोई। जैसे अशोक खेमका सर है, अशोक खेमका सर जैसे अधिकारी जो थे, उनके बार बार उनके ट्रांसफर हुए, उसके बावजूद भी उन्होंने सत्यनिष्ठा के साथ समझौता नहीं किया। अपना काम जो जैसे कर रहे थे वो वैसे ही करते रहे कंटिन्यूसली। फिर सेकंड चीज पे आते हैं एम्पैथी, यानी सहानुभूति पे। तो विवेकानंद जी की शिक्षा थी कि नर सेवा नारायण सेवा, आपने सुनी है कि दरिद्र नारायण की सेवा ही ईश्वर की सच्ची पूजा है, ये उन्होंने बोला था। और प्रशासनिक अगर संदर्भ में बात करें तो प्रशांत नायर जी हुए हैं, इन्होंने कलेक्टर ब्रो भी बोलते हैं इनको। तो इनका एक था कि कंपेशनेट कोझिकोडे अभियान केरला के अंदर इन्होंने चलाया था, जहाँ पे उन्होंने बोला था कि जहाँ वहाँ की जनता थी उनको उन्होंने प्रेरित किया कि जो गरीब हैं उनके लिए काम किया जाए, और काइंड ऑफ जन सहभागिता का यूज करके, और वहाँ पे उन्होंने गरीबों के लिए भोजन और आश्रय की व्यवस्था करी थी। तो इस तरीके से आपको एग्जाम्पल्स भी देने हैं। जो सिविल सर्वेंट्स हैं जो ऑलरेडी काम कर चुके हैं, उनका क्या प्रोग्राम था, उनका क्या मिशन था, उसको कोट करते हुए आप आंसर दो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नैतिक साहस, जिसे हम मॉरल करेज की बोलते हैं साथ में। तो विवेकानंद जी की शिक्षा थी कि लोहे की मांसपेशियां और फौलाद की नसें, ये उन्होंने बोला था। इसका मतलब होता है कि मानसिक और नैतिक मजबूती होनी चाहिए इंसान के अंदर, कि आपका माइंडसेट इतना ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए कि कोई आपको कितना ही इन्फ्लुएंस करे, लेकिन आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना, अपनी नैतिकता के साथ आपको समझौता नहीं करना है। सत्येंद्र दुबे जी, नाम सुना होगा आपने, बहुत सारों ने नहीं सुना, उनको बता दूं। आईआईटी कानपुर से ग्रेजुएट थे, इंजीनियर थे। उसके बाद में यूपीएससी की आईईएस एग्जाम होता है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, जैसे आईएएस होता है वैसे ही स्पेशलिस्ट जो होते हैं इंजीनियर, उनके लिए एग्जाम होता है उसी लेवल का। उसको क्रैक किया, उसके बाद में इंजीनियर बने हाई लेवल के। और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट आप अपने सुनते हैं आज, उस टाइम पे वो जो था पाइपलाइन में था, प्रोजेक्ट चल रहा था, उसके प्रोजेक्ट इंजीनियर बने हैं। और उसके अंदर उनको लगा कि बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है, और उन्होंने देखा कि जो बड़े ठेकेदारों को जिस गवर्नमेंट ने काम दिया है, वो अपने अंडर छोटे ठेकेदारों को काम दे रहे हैं, जो कि सरासर कानूनी रूप से गलत था। उसके अलावा कुछ ब्यूरोक्रेट्स और कुछ नेताओं ने एक नेक्सस बना रखा है, और ये प्रोजेक्ट है जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। तो इसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाने का सोचा। पहले उन्होंने जो अपने इमीडिएट ऑफिसर्स थे उनको इन्फॉर्म किया, बट उन्होंने देखा कि उनकी तरफ से कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं है। तो उन्होंने डायरेक्ट पीएमओ के अंदर चिट्ठी लिखी, और उन्होंने स्पेसिफाई भी किया था कि मेरा नाम जो है वो ओपन नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि मेरी जान को भी खतरा हो सकता है। लेकिन कहीं से ये चीज़ लीक हो गई, और बाद में इनकी जो है अज्ञात लोगों द्वारा हत्या कर दी गई। और तब से जो प्रशासन के गलियारे हैं उसके अंदर एक लाइन फेमस है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाओगे तो दुबे बन जाओगे। मतलब इस तरीके से जो है करप्शन एकदम रूट के अंदर आ चुका है गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर, ऐसा देखने को मिला अपने को इस पूरी जो भी केस स्टडी है उस। तो खैर, पर जो भी है, इन्होंने अपने जो मॉरल प्रिंसिपल्स थे, जो अपनी नैतिकता थी, उसके साथ इन्होंने कभी समझौता नहीं किया। और शायद कहीं न कहीं विवेकानंद जी से ही प्रेरित रहे होंगे, और तभी इस तरीके का जो है एक तरीके से दमखम वो दिखा पाए। अदरवाइज़ तो प्रशासन के आगे कौन टिक पाता है।
ठीक है, खैर नेक्स्ट चलते हैं अपने मदर टेरेसा की सेवा जीवन के नैतिक महत्व पर संक्षेप में हमें चर्चा करनी है कि जो मदर टेरेसा है उन्होंने जो है एक तरीके से लाइफ ऑफ सर्विस जो है जीवन के अंदर जो सेवा भाव था उसका जो है एथिकल सिग्निफिकेंस यानी उसका जो नैतिक महत्व है उस वो क्या है तो उसको आपको बताना है। तो यहाँ पे अपने को मदर टेरेसा जी है उन्होंने क्या किया उसके बारे में हमें सबसे पहले बताना है और फिर मोरल रूप से यानी एथिकल रूप से वो कैसे इम्पोर्टेंट है जो उनके किए गए काम उसको एक्सप्लेन करना है। तो ये तो हमें सबको पता है कि जो मदर टेरेसा थी वो जो है ह्यूमनिज्म में बहुत बिलीव करती थी और मानव सेवा को ही उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दे दी थी और उन्हें नोबेल का शांति पुरस्कार भी जो है मिला था। तो परोपकारिता और निस्वार्थ था ये हमें देखने को मिली कि उन्होंने एकदम निस्वार्थ भाव से लोगों का जो है उपकार किया। उन्होंने चरम परोपकारिता दिखाई, उन्होंने अपना सुख दुख सुविधापूर्ण जीवन सब त्याग दिया और कॉन्वेंट की सुरक्षा को छोड़कर कोलकाता की झुग्गियों के अंदर सेवा करने का निर्णय लिया। तो इससे हमें नैतिक सीख क्या मिलती है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। एक सिविल सर्वेंट जो होता है उनको भी व्यक्तिगत लाभ से ऊपर उठकर पब्लिक इंटरेस्ट को पहले रखना चाहिए। तो इस तरीके से अपने को जो उन्होंने कार्य किए उससे सीखने को क्या मिला उसको अपने को बताना है कि हमें जो है इंडिविजुअल के जो हित होते हैं उसको छोड़कर जो पब्लिक इंटरेस्ट है जो सार्वजनिक इंटरेस्ट है उस पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा है कि मानवीय गरिमा जो हम बोलते हैं ह्यूमन डिग्निटी। मदर टेरेसा केवल सेवा ही नहीं करते थे बल्कि उस जो व्यक्ति है उसकी गरिमा को भी पुनर्स्थापित करने का वो प्रयास करती थी। जैसे उन्होंने निर्मल हृदय की स्थापना की ताकि जो लावारिस और मरते हुए लोग हैं वो शांति और सम्मान के साथ अपनी अंतिम सांस ले सके। तो हमें नैतिक सीख क्या मिलती है कि जो प्रशासन के अंदर जो अंतिम व्यक्ति है उसके प्रति भी हमें सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए और उनके अधिकारों की जो है रक्षा करनी चाहिए। तीसरी चीज है करुणा और समानुभूति। तो ये तो अपने पढ़ते ही हैं एथिक्स के अंदर। एक तो होता है सिंपैथी, दूसरा होता है एम्पैथी। सिंपैथी मतलब मुझे बुरा लगा कि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ, बट जो एम्पैथी होती है ये इसमें एक कदम और आगे आ जाता है। एम्पैथी का मतलब होता है कि मैं वो महसूस कर पा रही हूँ जो आपको भी महसूस हो रहा है, वो दर्द वो तकलीफ मुझे पता है उसकी डिग्री उसकी ग्रेविटी क्या है, उसको बोलते हैं परानुभूति। वे केवल सहानुभूति नहीं रखती थी बल्कि स्वयं गरीबी को अपनाया उन्होंने ताकि जो गरीब है उनके दर्द को वो भीतर से महसूस कर सके। और उनके अनुसार गरीबी केवल भोजन की कमी नहीं है बल्कि अवांछित उपेक्षित महसूस करना ही सबसे बड़ी गरीबी है। तो ये लाइन उनकी जो है वो दर्शाती है कि उन्हें पता था कि एक्चुअल में गरीबी होती क्या है। इससे हमें नैतिक सीख क्या मिलती है कि जो हम एक पॉलिसी फॉर्म करते हैं जो हम नीति निर्माण करते हैं वो केवल कागजों पे नहीं बल्कि लोगों की वास्तविक पीड़ा को समझकर एम्पैथेटिक होकर हमें नीति निर्माण करना चाहिए। फिर है नैतिक साहस यानी मोरल करेज। समाज के बहिष्कार और संसाधनों की कमी के बावजूद मतलब बहुत सारे लोग थे जिनको बहिष्कृत कर दिया, ठीक है, और संसाधनों की कमी थी उनके पास, तो फिर भी उन्होंने जो कुष्ठ रोगी थे, लेप्रोसी के जो पेशेंट थे और एड्स पीरियड थे उनकी सेवा करी जिन्हें उस समय अछूत माना जाता था। हम आज की बात नहीं कर रहे, 2026 की बात नहीं कर रहे हैं, ये तब की बात है जब एड्स पीड़ित और लेप्रोसी पीड़ित को बहुत ज़्यादा दूर रखा जाता था। कोई उनकी सेवा नहीं करना चाहता था, कोई उन्हें देखना तक नहीं पसंद करता था। तब उन्होंने उनकी सेवा करी, सेवा आप समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सर्विस करी उनको, उनके दुखों को दूर करने का प्रयास किया। उन्होंने दुनिया के शक्तिशाली नेताओं को भी मानवता के प्रति उनके कर्तव्यों की याद दिलाई। ठीक है, तो ये हो गया कि हमने मदर टेरेसा जी से क्या क्या सीखा और उसका नैतिक महत्व क्या है। प्रशासन के अंदर ही हम मेनली बात करेंगे क्योंकि ये एग्जाम भी प्रशासनिक सेवा का है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। एक प्रशासक का नैतिक आचरण नियमों और विनियमों से अधिक जनता के विश्वास को आकार देता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी टॉपिक अपने प्रिपेयर करेंगे तो ये ध्यान में रखते हुए करेंगे कि उसका एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या यूज है। तो एक प्रशासक जो है उसका नैतिक आचरण है वो नियमों और विनियमों से अधिक जनता के विश्वास को आकार देता है। तो एक तरफ तो आपके पास लॉ है या हम बोल दें रूल्स हैं, ठीक है, उस वो बने हुए हैं,
वो उतना इम्पैक्ट नहीं डालेंगे एक पर्सन पे या जनता पे जितना एक प्रशासनिक अधिकारी है उसका जो नैतिक आचार है या उसका आचरण है, एथिकल कंडक्ट है उसके या कार्य है, वो लोगों के अंदर ट्रस्ट को पैदा करेंगे। महान प्रशासकों के जीवन से उदाहरणों के साथ चर्चा करनी है। अगर ये नहीं भी लिखते तो भी हमें एग्जाम्पल तो देने ही थे, बल्कि यहाँ पे हमने लिख दिया है कि एग्जाम्पल्स के थ्रू हमें इसको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि जो नियम कानून है एक तरीके से बाहरी रूपरेखा देते हैं किसी भी चीज को, लेकिन एक प्रशासक का नैतिक आचरण उस व्यवस्था की आत्मा यानी सोल होता है। कोई अधिकारी जब केवल नियमों का पालन करता है तो वो मशीन की तरह काम करता है, लेकिन जब वह नैतिकता और ईमानदारी का परिचय देता है तो वो पब्लिक ट्रस्ट को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। अब हम महान प्रशासकों के उदाहरण से इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे। जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी, उस सादगी और उत्तरदायित्व जो है बहुत ज्यादा था उनमें। ठीक है, एक टाइम पे वो रेल मंत्री थे और कोई बड़ी रेल दुर्घटना हो गई, हालांकि उनका कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं था, उनकी डायरेक्ट जिम्मेदारी भी नहीं थी, फिर भी उन्होंने इसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हुए बिना किसी के कहे अपना इस्तीफा जो है वो दे दिया था। तो ये चीज दिखाता है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, आप बहुत ज्यादा जिम्मेदार हो। तो इस आचरण ने लोकतंत्र में जवाबदेही के प्रति जनता का अटूट विश्वास जो है वो पैदा किया। फिर ई श्रीधरन मेट्रो मैन के नाम से जानते हैं जिनको हम, समयबद्धता और सत्यनिष्ठा का एक अनूठा उदाहरण है। इन्होंने जो दिल्ली मेट्रो आज हम देखते हैं इतनी ज्यादा एफिशिएंट है, उसको जो आज का जो स्वरूप दिया है वो उन्हीं की देन मानते हैं। दिल्ली मेट्रो के निर्माण के टाइम उन्होंने न केवल नियमों का पालन किया बल्कि ईमानदारी और अनुशासन का एक ऐसा मानक यानी स्टैंडर्ड स्थापित कर दिया कि भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह ही नहीं थी। नैतिक आचरण के इसी कारण ही जनता को विश्वास हुआ कि सरकारी प्रोजेक्ट भी बिना देरी के हो सकते हैं और इतने एफिशिएंटली हो सकते हैं, बिना भ्रष्टाचार के हो सकते हैं। फिर है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनका जो सर्विट्यूड था जनता के प्रति, लोक सेवा के प्रति, वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम था। एक प्रशासक और राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने नियमों से ऊपर उठकर मानवीय मूल्यों पर आधारित अपना जो है जीवन बिताया। उन्होंने राष्ट्रपति भवन के दरवाजे आम लोगों के लिए ओपन कर दिए थे। उनके निस्वार्थ आचरण ने प्रशासनिक पद की गरिमा और जनता के बीच की दूरी को ही समाप्त कर दिया गया था। फिर है एस.आर. शंकरन, जो हाशिए पे लोग रहते हैं उनके प्रति उनकी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा थी। गरीबों का आईएएस भी बोलते हैं इनको, एस.आर. शंकरन को। इन्होंने आंध्र प्रदेश के अंदर बॉन्डेड लेबर, जिसे हम बदवा मजदूरी कहते हैं, उसके उन्मूलन और दलितों के उत्थान के लिए नियमों से आगे बढ़कर पर्सनल इंटरेस्ट दिखाते हुए बहुत सारे काम किए। जैसे वे अक्सर वीआईपी सुविधाओं को छोड़कर गरीब बस्तियों में रहने चले जाते थे ताकि उन्हें एहसास हो, उन्हें पता चले कि ये लोग कैसे फील करते हैं और हमें पॉलिसी फॉर्मेशन के अंदर इनके लिए क्या करना चाहिए। इससे जो है जनता की जो भरोसा है बड़ा, और जो डरे डरे रहते थे वो बहुत इजीली प्रशासन से जुड़ने लगे। टी.एन. शेषन जी, इन्होंने निर्भीकता और निष्पक्षता का एक उदाहरण प्रस्तुत किया। मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में जब ये अपॉइंट हुए तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो आज भी हमें देखने को मिलता है, जो पहले भी बना हुआ था लेकिन उसका प्रभावी क्रियान्वयन जो है वो टी.एन. शेषन सर के कार्यकाल में हमें देखने को मिला। उन्होंने बड़े बड़े राजनेताओं को नियम के उल्लंघन करने पर दंडित करना प्रारंभ कर दिया और उनके आचरण से भारतीय जो मतदाता थे उनका चुनाव प्रणाली के अंदर लोकतंत्र में भरोसा है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो अब निष्कर्ष पे हम आते हैं कि नियम केवल ये बताते हैं कि क्या अनिवार्य है, जबकि नैतिकता ये बताती है कि क्या सही है। एक प्रशासक जो नियमों से आगे बढ़कर नैतिक मूल्यों जैसे करुणा और ईमानदारी का पालन करता है वह समाज के लिए एक प्रेरणा बन जाता है और सार्वजनिक विश्वास जो है उससे बहुत ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन के अंदर जो प्रशासकों ने कार्य किए उस वो चीज भी हमसे पूछी गई। जो एक मानवीय मूल्य होते हैं, जो एक ह्यूमन के अच्छे मूल्य होते हैं जैसे ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, वो भी हमने इसके अंदर इंक्लूड करा और फिर एक क्वेश्चन बनाया जिसको आंसर करना है। एक्चुअल एग्जाम में भी हमें ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं जो यह 2 या 3 टॉपिक को क्लब करके हमें देंगे, बट हमें जो आंसर करने का पैटर्न है वो सेम रखना है। जो पूछा गया है उस कॉन्सेप्ट को बताना, उदाहरण देते हुए उसको एक्सप्लेन करना, और जो कॉन्सेप्ट्स हमने एथिक्स में सीखे हैं जैसे सत्यनिष्ठा, जवाबदेही था, या उसके अलावा कोई भी फिलोसोफर ने या फिर
किसी और महान व्यक्ति ने कोई कंसेप्ट दिया है तो उसको हमें इंक्लूड करना है अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवीय मूल्य जो है नैतिक नियमों से कैसे अलग होते हैं और सिविल सेवकों के लिए उसकी प्रासंगिकता हमें बतानी है। 5 मार्क का क्वेश्चन है, इसमें हमें डायरेक्ट मेंशन करना है कि मानवीय मूल्य जो है वो नैतिक मूल्यों से कैसे अलग होते हैं। जो प्रासंगिकता है वो तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ ऑलरेडी कि जो ह्यूमन जो वैल्यूज होती हैं, जैसे कि कोई ह्यूमन ईमानदार है, सत्यनिष्ठ है, या फिर साहसी है, निर्भीक है, तो कैसे वो प्रशासन के अंदर चीजें रिफ्लेक्ट होंगी और जनता का विश्वास बढ़ेगा। और उसके अंदर हमें एग्जाम्पल यही देने थे जो मैंने अभी मेंशन किए। मेन है ये क्वेश्चन, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे मानवीय मूल्य और नैतिक संहिता के अंदर अंतर क्या होता है, तो परिभाषा पे पहले आएंगे हम। जो मानवीय मूल्य होते हैं व्यक्ति के विश्वास होते हैं और आंतरिक गुण होते हैं जो मनुष्य को मानवता से जोड़ते हैं। जबकि जो नैतिक संहिता होती है, जिसको हम कोड ऑफ एथिक्स या फिर एथिकल कोड बोलते हैं, ये नियमों और सिद्धांतों का एक सेट होता है, एक समूह होता है जो कोई भी संगठन निर्धारित करता है। जैसे अगर आप कोई मान लो ऑफिस के अंदर जा रहे हो, तो वो अपने एथिकल कोड खुद फॉर्म करेंगे और उनको फॉलो करना होगा। प्रकृति की बात करें तो ये आंतरिक होते हैं और स्वैच्छिक होते हैं। ह्यूमन जो वैल्यूज होती है वो खुद इंसान डिसाइड करता है, लेकिन ये एक्सटर्नल होते हैं और अनिवार्य होते हैं। जैसे नैतिक संहिता आपके ऑफिस वालों ने, कुछ लोगों ने मिलकर फॉर्म करी और उनको अब अनिवार्य रूप से आपको उसका पालन करना है। स्रोत की बात करें तो हम परिवार, समाज, धर्म, शिक्षा इत्यादि से मानवीय मूल्य सीखते हैं, जबकि नैतिक संहिता कानून, संविधान, विभाग की नियमावली या आधिकारिक नियम इत्यादि से हम निकालते हैं। उदाहरण की बात करूं तो करुणा, प्रेम, ईमानदारी, अहिंसा, सहिष्णुता ये मानवीय मूल्य है, जबकि सत्यनिष्ठा, तटस्थता, जवाबदेही ये सारे नैतिक संहिता के अंदर आते हैं, जो एथिकल वैल्यूज हैं उसके अंदर आती है। दायरे की बात करें तो ये सार्वभौमिक होते हैं। जो ह्यूमन वैल्यूज होती है वो यूनिवर्सल होती है, जबकि एथिकल कंडक्ट की बात करें, कोड की बात करें, तो ये किसी विशिष्ट संस्था के लिए विशिष्ट हो सकते हैं, किसी प्रोफेशन के लिए अलग हो सकते हैं। जैसे अगर कोई बिजनेस करते हैं, कोई आईटी सर्विस है, तो उसके अलग कोड होंगे, वो डेटा सुरक्षा से रिलेटेड ऐसा हो सकता है। तो मेडिकल अगर कोई हॉस्पिटल है तो उसके अलग होंगे। तो ये डिफरेंट हो सकते हैं अलग अलग पेशे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानवीय मूल्यों की कमी से जनता का विश्वास कम होता है। लोक प्रशासन के संदर्भ में इस कथन का विश्लेषण कीजिए। जो हमने अभी तक बात करी, लगभग लगभग वही प्रश्न हमसे पूछा गया कि मानवीय मूल्य है नहीं किसी व्यक्ति के अंदर या किसी संस्था के अंदर, मानवीय मूल्य नहीं है, उससे जनता का विश्वास जो है वो कम हो जाएगा। लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हमें इस बात को डिस्कस करना है। तो मानवीय मूल्यों का अभाव जो है वो एक तरीके से सार्वजनिक विश्वास का को इरोड कर देता है। लोक प्रशासन के संबंध के अंदर हम बात करें कि खाली नियमों से या कानून से जो है चीजें नहीं चलती, लोगों के अंदर विश्वास नहीं आएगा। कोई ऑफिसर है या कोई संस्था के लोग हैं, उनका कैरेक्टर कैसा है, उनके ह्यूमन वैल्यूज कैसी है, उससे जो है पब्लिक इंटरेस्ट पैदा होता है। जब प्रशासन से करुणा, ईमानदारी और निष्पक्षता जैसे मूल्य गायब हो जाते हैं, अब यहाँ पे हमने ये फैक्ट यूज किया है कि हम अभी हमने डिस्कस किया था, ह्यूमन वैल्यूज करुणा होती है, ईमानदारी होती है, निष्पक्षता, ये मूल्य अगर गायब हो जाएंगे तो जनता और सरकार के बीच में गैप बढ़ जाएगा। लोक प्रशासन के संदर्भ में अब हम इसको डिस्कस करेंगे निम्नलिखित बिंदुओं से। जैसे संवेदनशीलता में कमी आ जाएगी। जब प्रशासकों में मानवीय मूल्य का अभाव होगा तो वो सेंसिटिविटी कम रखेंगे। ठीक है, तो लोगों को ह्यूमन की बजाय वो एक जस्ट फाइल नंबर समझेंगे। इसका प्रभाव क्या होगा, योजनाओं का लाभ उन लोगों तक पहुंच ही नहीं पाएगा जिनको एक्चुअल में इसकी नीड है। जब एक गरीब व्यक्ति को दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, बार बार लगाने पड़ेंगे, उनको अपनी योजना मतलब एलिजिबल होते हुए उस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, तो उनका सरकार से, प्रशासन से धीरे धीरे भरोसा जो है उठेगा। फिर हम बात करते हैं भ्रष्टाचार और अनैतिकता की, यानी करप्शन की बात करते हैं। तो अगर किसी में इंटीग्रिटी नहीं है, सत्यनिष्ठा नहीं है, निस्वार्था नहीं है, तो ऐसे मूल्यों के अभाव में प्रशासक जो है अपने पद का उपयोग सिर्फ खुद के लाभ के लिए करेगा। इसका प्रभाव क्या होगा, सार्वजनिक जो संसाधन है उसका दुरुपयोग होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी संसाधन है किसी ऑफिस का, वो उस ऑफिस के कार्य के लिए जो है वहां पे रखा गया है वो संसाधन,
लेकिन फिर इंडिविजुअल जो गेन है उसके लिए वो प्रशासक हो सकता है उस संसाधन का यूज करे, वो गाड़ी हो सकती है या कोई ऑफिस हो सकता है या कोई भी चीज हो सकती है। जब जनता देखेगी कि टैक्स का पैसा उनके लोक कल्याण की बजाय भ्रष्टाचार के ऊपर जो है वो यूज हो रहा है, तो सार्वजनिक विश्वास जो है पूरी तरह से डगमगा जाएगा। फिर निर्णय लेने के अंदर पक्षपात हमें देखने को मिलेगा। न्याय और समानता जैसे अगर जो मानवीय मूल्य है वो नहीं है किसी प्रशासक में, तो प्रशासक जाति, धर्म या राजनीतिक दबाव के अंदर अपने निर्णय लेंगे। तो ये कानून के शासन यानी रूल ऑफ लॉ को कमजोर कर देगा और वंचित वर्गों को लगता है कि प्रशासन जो है केवल शक्तिशाली और रसूखदार लोगों के लिए ही है। फिर जवाबदेही से बचते हैं। अगर किसी में मॉरल करेज नहीं है, नैतिक साहस नहीं है, तो अधिकारी अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेने के बजाय या तो छिपाएंगे या दूसरों पे उसे मढ़ेंगे। तो इससे क्या होगा, पारदर्शिता खत्म हो जाएगी और जनता खुद को ठगा हुआ सा महसूस करेगी। तो कुल मिला के अगर मानवीय मूल्य नहीं होंगे तो उससे क्या होगा, हमने वो डिस्कस किया। जैसे मॉरल करेज नहीं है तो जवाबदेहिता यानी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी उस प्रशासक में, और उससे जो है जनता का विश्वास जो है अपने आप कमजोर हो जाएगा। तो ये अपने को एक्सप्लेन करना था इसका। हाँ, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी। ठीक है, अब निष्कर्ष पे आते हैं। जो सेकंड एआरसी है उसके अनुसार जो लोक सेवा के लिए जो समर्पण है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये एक आंतरिक मूल्य है। नियम जिसको हम बोलते हैं रूल्स, ये किसी अधिकारी को काम करने के लिए मजबूर कर सकते हैं, लेकिन बेहतर काम करने की जो प्रेरणा आएगी वो खुद के कैरेक्टर से आएगी, खुद के जो वैल्यूज है उसी से ही आएगी हमेशा। यदि मूल्य नहीं है तो नियम केवल एक बाधा बनकर रह जाएंगे, तो अंततः जनता का शासन से मोहभंग भी हो सकता है। तो ये बहुत जरूरी है कि जो प्रशासक है उनके अंदर अच्छे ह्यूमन वैल्यूज हों। अभी अपना फोर्थ क्वेश्चन है, इसके अंदर 5 मार्क्स का जो है फर्स्ट पार्ट है इसका, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, संवैधानिक नैतिकता क्या है, इसे एक्सप्लेन करना है। ये फैक्चुअल है। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो संविधान है उसके प्रति हमारी संपूर्ण निष्ठा होगी। संविधान के जो भी नियम कानून है उसके उसमें निहित लोकतांत्रिक मूल्य और आदर्शों के प्रति हमारी अटूट निष्ठा रही। जैसे हमारे संविधान में अगर लिख दिया समानता, तो हमारी अटूट निष्ठा होनी चाहिए कि समानता तो हमें हमेशा बना के रखनी है, मेंटेन करके रखनी है। फिर इसका आधार क्या होगा, तो कानून का शासन इसका आधार है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का आधार है रूल ऑफ लॉ। ठीक है, यह कानून के शासन को सर्वोपरि मानती है, न कि किसी व्यक्ति विशेष के कानून को। फिर हम बात करते हैं सहिष्णुता की। ये सहिष्णुता जो टॉलरेंस की हम बात करते हैं कि भाई सभी समान होनी चाहिए। ये कोई भी जो निर्णय है वो अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक के आधार पे हम नहीं लेंगे। जो हमारे लोकतांत्रिक मूल्य हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चीजें निर्धारित की गई है उसके अनुसार हमें निर्णय लेने हैं। समाज में विभिन्न विचारधारा और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के प्रति सम्मान और सहिष्णुता को विकसित करने पे बल देती है। प्रशासकीय मार्गदर्शक है। जब भी कोई प्रशासन में कार्य कर रहा होता है तो उसको सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए। संविधान की सर्वोच्चता को स्वीकार करके फिर ही कार्य करना चाहिए। ये एक तरीके से नैतिक कंपास की तरह यानी दिशा सूचक की तरह कार्य करती है। फिर हम बात करते हैं सामाजिक बनाम संवैधानिक नैतिकता, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वर्सेस सोशल मोरालिटी। ये स्पष्ट करती है कि यदि सामाजिक परंपराएं संविधान से टकरा रही हैं तो जो संवैधानिक मूल्य जैसे समानता ही प्राथमिकता पे होने चाहिए। अब आपको एक एग्जाम्पल याद करवाती हूँ मैं। शबरीमला केस आपने सुना होगा, जहाँ पे एक विवाद उत्पन्न हुआ था कि शबरीमला जो मंदिर है उसमें महिलाओं की जो एंट्री है वो बंद कर रखी थी। बट उसके ऊपर जो कुछ महिलाओं ने आवाज उठाई कि हमें एंट्री लेनी है इसके अंदर, क्योंकि हमें भी राइट टू इक्वेलिटी है, हमारा भी समानता का अधिकार है। उसका उल्लंघन हो रहा है कि आप लड़कों को जाने दे रहे हो लेकिन लड़कियों को नहीं जाने दे रहे। लेकिन एक तरफ हम देखते हैं कि भाई हम धर्म की स्वतंत्रता भी देते हैं, हमारा संविधान धर्म की स्वतंत्रता भी देता है, और वो वहाँ की सोशल परंपरा है, वहाँ की सोशल मोरालिटी है कि लड़कियां वहाँ नहीं रहे। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है क्लियरली बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज ग्रेटर देन सोशल मोरालिटी। जब भी टकराव होगा सोशल मोरालिटी में और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी में, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है यानी संवैधानिक नैतिकता है उसको हम ऊपर रखेंगे। और संवैधानिक नैतिकता उस समय क्या कहती थी, जो मैंने बताया, समानता,
जो हमारे संविधान में लिखा है, हमारा संवैधानिक मूल्य है समानता, तो समानता को ऊपर रखते हुए फिर जो है उस अकॉर्डिंग जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश दिए थे। तो आप भी हमेशा ध्यान रखना, आप जब सर्विस में आओगे तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है यानी संवैधानिक नैतिकता है, हमेशा उसको ऊपर रखना है। फिर लोकतांत्रिक स्थिरता को ये बनाती है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। जो डॉक्टर अंबेडकर है उन्होंने कहा था सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए और लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। लक्ष्य क्या होता है इसका? इसका अंतिम उद्देश्य है कि प्रत्येक नागरिक की गरिमा सुनिश्चित की जाए और न्यायपूर्वक जो समाज है उसकी स्थापना की जाए। ये इसका टारगेट है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का। तो ये पूरी जो कंसेप्ट था वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि क्या होता है संवैधानिक नैतिकता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एथिक्स और मोरालिटी के अंदर क्या अंतर है। हालांकि अगर हम बात करेंगे नॉर्मली, अगर मतलब एग्जाम पर्सपेक्टिव से हम देख नहीं रहे हैं, एक वर्ड के तौर पे देख रहे हैं, तो एथिक्स और मोरालिटी लगभग सेम ही होता है, दोनों का मतलब नैतिकता ही होता है। पर जब हम कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं तो इसके अंदर काफी अंतर भी हम देखते हैं। जैसे स्रोत की बात करते हैं तो एथिक्स जो है उसके अंदर बाह्य सिद्धांत जो है वो आएंगे, जैसे समाज ने कुछ सिद्धांत बनाए हैं, व्यवसाय या संगठन ने बनाए हैं। लेकिन जो मोरालिटी होती है वो अंदर से आती है या आंतरिक और व्यक्तिगत विश्वास से आती है, जैसे परिवार से, धर्म से या समाज से। इस तरीके से हमें जो है मोरालिटी सीखने को मिलती है। फिर हम प्रकृति की बात करेंगे तो ये सैद्धांतिक और व्यवस्थित जो एथिक्स होती है, एक तरीके से हम एथिक्स तो कुछ सेट ऑफ रूल्स है, कुछ हमने प्रिंसिपल्स डिसाइड कर रखे हैं कि ये सही है ये गलत है। तो सेट ऑफ रूल्स जो है वो सिद्धांतिक है, सिद्धांत में है, आदर्श तौर पे हमने स्थापित कर रखे हैं। और ये व्यवस्थित है, सिस्टमेटिक है। हमने बताया जैसे प्लेटो ने कुछ बताया, सुकरात ने कुछ बताया, गांधी जी ने कुछ बताया, इस तरीके से। लेकिन मोरालिटी की बात करें तो ये पूर्ण रूप से व्यवहारिक है और ये पर्सनल है, व्यक्तिगत है। इंडिविजुअल की अलग अलग मोरालिटी हो सकती है। दायरे की अगर हम बात करें कि इसका कितना फुटप्रिंट है, इसका कितना फैलाव है, तो इसका दायरा बहुत व्यापक होता है एथिक्स का। जैसे मेडिकल एथिक्स, लीगल एथिक्स। लेकिन मोरालिटी पर्सन टू पर्सन बदल सकती है। जैसे हम नॉनवेज खाते हैं कई लोग और कई लोग नहीं खाते हैं, दोनों ही सही है। ये किसी के लिए मोरल हो सकता है नॉनवेज खाना और किसी के लिए नहीं हो सकता है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। नेक्स्ट है अनिवार्यता यानी कंपल्शन की बात करें तो इसे कोड ऑफ कंडक्ट के रूप में लागू किया जा सकता है। लेकिन जो मोरालिटी होती है वो खुद से ही संचालित होती है, वो स्वयं के अंदर से ही हम चलाते हैं। परिवर्तन की बात करें तो कानून और नियम बदल गया तो एथिक्स भी चेंज हो जाएगी। लेकिन मोरालिटी के अंदर बहुत धीरे धीरे बदलाव होता है और बहुत जब भी होता है बहुत गहरा बदलाव होता है। तो ये सारे जो है डिफरेंस थे वो मोरालिटी के अंदर और एथिक्स के अंदर जो हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो महापुरुष है, जितने भी समाज सुधारक है या प्रशासक है, उनकी टीचिंग्स को अपने को याद करना है कि उनकी क्या क्या शिक्षाएं थी वो हमें पढ़नी है। तो नेल्सन मंडेला एक क्रांतिकारी से सुलह कराने वाले बन गए। संघर्ष समाधान और अतीत को क्षमा करने के संबंध में आधुनिक प्रशासक उनके जीवन से क्या क्या सबक सीख सकते हैं। Nelson Mandela transitioned from a revolutionary to a reconcler. What lessons can modern administrators learn from his life regarding conflict resolution and forgiving the past? यानी काफी लंबा समय उन्होंने जेल में बिताया था और एक क्रांतिकारी थे जब वो जेल में गए थे, लेकिन बाद में एक सुलह करने वाले, एक शांत इंसान वो बन गए। संघर्ष समाधान, जैसे कॉन्फ्लिक्ट होता है उसका रेजोल्यूशन करना, और अतीत को क्षमा करने के संबंध में जो आज के टाइम पे प्रशासनिक अधिकारी है या प्रशासन में लोग हैं वो उनसे क्या सीख ले सकते हैं, ये हमें एक्सप्लेन करना है। तो पहले हमें पता होना चाहिए नेल्सन मंडेला जी ने क्या क्या कहा। तो नेल्सन मंडेला जी के बारे में पहले थोड़ा इंट्रो में हम स्टैटिक चीजें बता देंगे कि क्रांतिकारी से शांतिदूत बनने की एक असाधारण यात्रा थी और उन्होंने द्वंद्व समाधान यानी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और अतीत को क्षमा करने के लिए अलग अलग सबक दिए। जैसे द्वंद्व समाधान के लिए उन्होंने क्या बोला कि स्थायी शांति केवल बातचीत से आ सकती है, दमन से नहीं आ सकती। प्रशासकों के लिए अब हमें क्या मतलब सबक मिलता है या क्या महत्व है इसका। तो जैसे हम आज के टाइम पे देखते हैं कि समाज दो गुटों में बटा हुआ है। आप यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन का भी एग्जाम्पल दे सकते हो, जहाँ जहाँ कॉन्फ्लिक्ट जो है चल रहे हैं।
जैसे आप यूक्रेन और रशिया का संघर्ष है उसको मेंशन कर सकते हो। तो उसके अलावा अगर हम बात करें तो आप इज़राइल और फ़िलिस्तीन का जो विवाद है उसको भी आप मेंशन कर सकते हो। इस तरीके से समाज में या फिर विश्व में हमें 2 गुटों में जब भी संघर्ष देखने को मिलता है, तो एक पक्ष का साथ देने की बजाय हमें मीडिएटर की भूमिका निभानी चाहिए। एक तरीके से हमें मध्यस्थता का काम करना चाहिए। जैसे इंडिया ने कहा भी था कि वॉर कैन नॉट बी अ सॉल्यूशन। हमें डिप्लोमेसी यानी कूटनीति से ही सॉल्यूशन निकालना चाहिए। बल प्रयोग के बजाय हमें जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको एक टेबल पे लाके और डिस्कस के थ्रू जो है सॉल्यूशन निकालना चाहिए। समावेशी नेतृत्व की बात करें या इंक्लूसिव लीडरशिप की बात करते हैं, तो राष्ट्रपति बनने के बाद जो मंडेला थे, उन्होंने उन लोगों को भी अपनी गवर्नमेंट में शामिल किया था, जिन्होंने उन्हें खुद जेल भेजा। और उन्होंने एक रेनबो नेशन की परिकल्पना दी थी, एक इंद्रधनुषी राष्ट्र की। प्रशासकों के लिए हमें क्या सबक मिलता है कि प्रशासन में हमें किसी को भी आउटसाइडर नहीं समझना कि ये बाहरी व्यक्ति है। नीतियों का क्रियान्वयन ऐसा होना चाहिए कि समाज का हर वर्ग, जैसे अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो, उनको लगना चाहिए कि उनकी आवाज़ जो है सुनी जा रही है। फिर सत्य और सुलह की बात करते हैं हम। तो मंडेला जी जो थे उन्होंने सत्य और सुलह आयोग टीआरसी की स्थापना करी थी। उनका उद्देश्य था कि दोषियों को सजा नहीं देना है हमें, उन्हें हमें स्वीकार करवाना है कि ये सत्य है और उनके जो घाव हैं उनको हमें भरना है, उनको उनके अंदर हमें क्या लाना है, रिफॉर्म लाना है, उनमें बदलाव लेके आना है। प्रशासकों के लिए जो हमें सबक देखने को मिलता है वो कि पारदर्शिता और सत्य की स्वीकार करने की जो क्षमता है वो उससे बढ़ती है। अपनी गलतियों को स्वीकार करना, उससे क्या होगा, जवाबदेहिता जो है वो बढ़ेगी और सुधारात्मक कदम उठाना, जैसे सार्वजनिक विश्वास जो है वो मजबूत होगा। फिर हम अतीत को क्षमा करना, ये उनसे सीख सकते हैं, फॉरगिवनेस एज स्ट्रेटेजी। तो मंडेला के लिए क्षमा करना केवल एक नैतिक गुण नहीं था, बल्कि अगर हम राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं तो एक व्यवहारिक आवश्यकता थी। उन्होंने बोला कि जब मैं जेल से बाहर निकला तो मुझे पता था कि अगर अपनी कड़वाहट मैंने पीछे नहीं छोड़ी तो मैं अभी भी कैदी रहूंगा। और इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि जो हो चुका, जो पास्ट में चला गया, उसको हमें याद नहीं रखना। अब हम जो कार्य कर रहे हैं वो अभी के जो तथ्य हैं उनके आधार पे करेंगे। इससे क्या होगा कि जो प्रेजुडिस होते हैं, जो पूर्वाग्रह होते हैं, उससे मुक्त रहकर एक प्रशासनिक अधिकारी है वो कार्य कर सकता है। ठीक है, तो एक प्रशासक को हमेशा तटस्थ रहना चाहिए, न्यूट्रल रहना चाहिए और फ्यूचर ओरिएंटेड होना चाहिए, नहीं कि पुरानी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये सारी वैल्यूज़ है और ये सब जो उनका जो प्रशासनिक महत्व है उसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे हमने लिख दिया, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है। तो अब निष्कर्ष पे आते हैं कि मंडेला का जीवन सिखाता है कि जो नैतिक साहस है केवल लड़ने में नहीं बल्कि हाथ मिलाने और पुरानी बातों को भूलकर साथ चलने में है। आधुनिक प्रशासक के लिए जो हार्मनी की बात करते हैं, हम सद्भाव की बात करते हैं, वो विकास की पहली शर्त है जो हमें नेल्सन मंडेला से सीखने के लिए मिलती है। थोड़ा टफ क्वेश्चन हो सकता है जिसको नहीं पता नेल्सन मंडेला ने क्या किया था क्या नहीं किया था, तो उसके लिए जो क्वेश्चन है, जो वर्ड लिखे हैं, उसी को ही आप इलेबरेट करना सीखें, उसको ही एक्सप्लेन करके कनेक्ट करना सीखें कि क्या होगा फॉरगिवनेस से, कि हम कोई पुरानी चीज़ को भूल जाएंगे तो आगे के जो पूर्वाग्रह है उससे दूर रहेंगे, जिससे प्रशासनिक जो है एफिशिएंसी वो बढ़ेगी। इस तरीके की जो लैंग्वेज है आप प्रिपेयर करके रखो। अगर किसी समाज सुधारक के बारे में या कोई बड़े इंसान के बारे में आपको नहीं भी पता, तो उस लाइन में कुछ हिंट ज़रूर दिया होगा, उसको आप एक्सप्लेन कर देना, तो भी आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये एक तरीके से यूपीएससी के अंदर ये पैटर्न फॉलो किया जाता है कि जो महान जो लोग हैं उनके कोई कोटेशंस है उनको मेंशन कर देते हैं और उसको हमें एक्सप्लेन करना है। तो महान विचारकों के 2 उद्धरण हमने नीचे दिए हैं। वर्तमान संदर्भ के अंदर प्रत्येक उद्धरण अपने आप को क्या संप्रेषित करता है, तो आज के टाइम में इसकी रिलेवेंस क्या है वो हमें एक्सप्लेन करनी है। तो पहले कि जो लोग मुसीबत में भी शांत रहते हैं, मुसीबत ही स्वयं परेशान होगी। ये तिरुवल्लुवर जी का एक कोटेशन है जो हमें दिया हुआ है। तो इसको पहले आप समझने की कोशिश करना। एग्जाम में अपने को एकदम से नई लाइन ये देखने को मिलेगी और उस जो लाइन दी गई है उसी को आपको एक्सप्लेन करना है और आज की जो सिचुएशन है उससे कनेक्ट करना है। एक तरीके से जो प्रॉब्लम है उसके अंदर खुद को एकदम पेशेंटफुल रखकर और फिर अपने को आंसर करना है, कोई भी प्रॉब्लम का समाधान निकालना है, उसके बारे में यहाँ पे जो है ये कहना चाह रहे हैं, उसको एक्सप्लेन करना है।
तो तिरुवल्लुवर जी का यह उदाहरण वर्तमान समय की जो भागदौड़ और बहुत ज़्यादा टेंशन, स्ट्रेस वाली लाइफ है, उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आज के लाइफ़स्टाइल में हमें इमोशनल इंटेलिजेंस और धैर्य जो है, उसकी इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस को यूज़ करेंगे, पेशेंस को यूज़ करेंगे, तो प्रॉब्लम कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, उसको हम झेल पाएँगे और उसका सॉल्यूशन भी निकाल पाएँगे। तो प्रतिकूल परिस्थितियों में जो है हमें मेंटल क्लैरिटी हमें रखनी है दिमाग में। जब संकट में घबरा जाते हैं तो हमारी निर्णय लेने की क्षमता भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। तो तिरुवल्लुवर जी बोलते हैं कि अगर आप शांति बनाए रखेंगे तो एंजाइटी से हम बच पाएँगे और जो हमारे जो डिसीजंस होंगे वो हमेशा तार्किक होंगे। वो हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम इमोशंस के अंदर नहीं लेंगे, हम लॉजिकली उन सॉल्यूशंस को ढूँढने की कोशिश करेंगे। तो वर्तमान संदर्भ की बात करूँ तो एक सिविल सेवक के लिए दंगे या आपदा जैसी सिचुएशन अगर आ जाती है, तो उस टाइम पे शांत रहना ही उसकी पहली शर्त है। शांत रह के पेशेंस से लॉजिकली थिंकिंग करके, रैशनल थिंकिंग करके उस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। फिर बात करते हैं समस्याओं का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। तो मुसीबत स्वयं परेशान होगी। दूसरी लाइन ये है कि जब हम बहुत पेशेंटफुल काम करेंगे और शांति से इमोशनल इंटेलिजेंस से काम करेंगे, तो अगर सदस्य जो हमारी समस्या है वो हम पे हावी हो भी रही है, तो अगर हमारा पेशेंस देखेगी तो अपना प्रभाव खो देगी। आधे संकट हमारी प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन से बड़े हो जाते हैं। वर्तमान संदर्भ में बात करें तो आज के टाइम पे जो एंजाइटी और डिप्रेशन बढ़ रहा है, तो ये उदाहरण, ये कोटेशन हमें ये सिखाता है कि एंजाइटी और डिप्रेशन से कुछ भी नहीं होना। जैसे अपना एग्जाम भी होता है, एग्जाम के अंदर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ गया जो हमने कभी देखा ही नहीं, कभी सुना ही नहीं और कभी पढ़ा ही नहीं, तो उस टाइम तुरंत टेंशन लेने से, परेशान होने से कोई फायदा नहीं है। आपके साथ होगा भी ये मेंस के अंदर कि एकदम रैंडम क्वेश्चन आपको दिखेगा जिसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है। अब 2 ऑप्शन है, या तो आप परेशान होके आगे के भी क्वेश्चंस जो है उनको खराब कर दो, उनको भी बेकार लिखो या लिखो ही नहीं। और दूसरा ऑप्शन है कि आप शांत हो, उसको समझने की कोशिश करो कि मैंने इस पूरे सब्जेक्ट में, इस सिलेबस से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड क्या पढ़ा है, और कुछ भी आप उससे रिलेवेंट लिखने का कोशिश करो और अपना 100% उस क्वेश्चन को देने का प्रयास करो। तो वो तभी हो पाएगा जब आप शांत रहोगे, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा। तो आंतरिक शांति ही सबसे बड़ा बचाव है, ये अपने को सीखने को मिलता है। तीसरी चीज़ है मॉरल करेज और स्टेबिलिटी, जिसको हम नैतिक साहस और स्थिरता बोलते हैं। मुसीबत अक्सर व्यक्ति के चरित्र की परीक्षा लेती है कि हमें पता चलता है कि प्रॉब्लम में इंसान कैसे मतलब रिएक्ट करे। शांत रहने वाला व्यक्ति अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकता। प्रशासनिक संदर्भ की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा मान लीजिए आप पे पॉलिटिकल प्रेशर है, आपको भ्रष्टाचार का प्रलोभन दिया जा रहा है। जो अधिकारी उस टाइम भी खुद खुद को शांत रख रहा है और अपनी नैतिकता जो है वो नहीं खो रहा, वो इस व्यवस्था में भी सकारात्मक बदलाव ले आएगा। तो ये सारी चीज़ें हमें इस कोटेशन से सीखने को मिलती है। तो निष्कर्ष पे आते हैं, ये कोटेशन हमें सिखाता है कि धैर्य यानी फॉर्टिट्यूड केवल एक गुण नहीं है, बल्कि एक अस्त्र है, एक वेपन है हमारे लिए। अगर हम शांत हैं तो किसी भी बाहरी चुनौती से हम पड़े होंगे और उसका सॉल्यूशन बहुत आसानी से कर पाएँगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। मेरी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज यह है कि मनुष्य अपना दृष्टिकोण बदलकर अपना जीवन बदल सकता है। विलियम जॉन जेम्स या जोन्स की ये लाइन है, उसके बारे में हम बात करते हैं। ये लाइन जो है एक्चुअल में क्या कहना चाह रही है, आप उसको देखिए कि हम अगर अपना माइंडसेट चेंज कर ले, तो हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ भी करके हमारा माइंडसेट चेंज करके हम बहुत बड़े बदलाव ला सकते हैं। कि मेरी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज ये है कि मनुष्य अपना दृष्टिकोण चेंज करके अपना लाइफ जो है वो चेंज कर सकता है। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। जो हमारे बैरियर्स हमने खुद ने बना रखे हैं हमारे माइंड के अंदर, उनको दूर करना है। जैसे बहुत सारे आप लोगों में क्वेश्चन भी रहता होगा कि मेरा सिलेक्शन थोड़ी हो सकता है, इतना ही थोड़ी आता है मैम जो आप बता रहे हो, यहीं से क्वेश्चन थोड़ी आएंगे। तो और कहाँ से क्वेश्चन आएंगे? सिलेबस है, उसको पढ़ के क्वेश्चन बनाए हैं। जो यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में, आरएस में, एमपीपीसीएस में क्वेश्चंस बनते हैं, उस पैटर्न के सारे क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। और कहाँ से आएगा क्वेश्चन? तो माइंड सेट है, उसको आप जो है ध्यान में रखते हुए अपने जीवन के अंदर बड़े-बड़े चेंजेस जो है ला सकते हो। तो माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग रखो। अब हम बात करते हैं इसके बारे में। तो विलियम जोन्स की ये लाइन है कि जो मनोवैज्ञानिक क्रांति है, यानी जो अपनी साइकोलॉजिकल रिवॉल्यूशन है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि हमारे जीवन की जो गुणवत्ता है, वो
एक्सटर्नल फैक्टर तो उसको इफेक्ट करते ही है, लेकिन जो हमारा पर्सपेक्टिव है उस पे भी बहुत ज़्यादा वो डिपेंडेंट रहती है। जो भी हमारी जो माइंडसेट है उस पे बहुत सारी चीज़ें जो है वो निर्भर करती है। तो विकासवादी मानसिकता होनी चाहिए, ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। तो आज का जो प्रतिस्पर्धी युग चल रहा है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन, उसमें अक्सर असफलता को भी हम अंत मान लेते हैं कि अच्छा मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ अब तो ज़िंदगी खत्म। बट ऐसा नहीं होता, हमारे हमारे माइंडसेट को हमें यहाँ पे चेंज करना चाहिए। ये जो कोटेशन है ये सिखाता है कि अगर हम असफलता को सीखने की अपॉर्चुनिटी मानेंगे तो हमारा पूरा जीवन ही बदल सकता है। और अगर हमने ये मान लिया कि बस दिस इज द एंड, तो उसके बाद में फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और इसमें फर्क क्या है दोनों ही केसेस में, हमारे माइंड सेट का अंतर है। संदर्भ की बात करूँ तो एक सिविल सेवक यदि पिछड़े जिले की पोस्टिंग को सजा के तौर पे लेता है कि नहीं मुझे तो बहुत बुरी पोस्टिंग मिल गई, तो बदलाव लाने के अवसर के रूप में नहीं दे पाएगा वो। लेकिन अगर उसने देखा है कि चलो ये मेरे को ऐसा एक बड़ा चैलेंज मिला है, मुझे यहाँ चेंज लेके आने हैं, तो हमें बदलाव लाने के अवसर के तौर पे हम देखेंगे तो वहाँ क्रांतिकारी कार्य जो है वो सिविल सर्वेंट कर पाएगा या कर पाएगी। दूसरी चीज है सकारात्मकता और मानसिक स्वास्थ्य। तो आजकल तनाव और डिप्रेशन बहुत ज़्यादा रहता है लोगों के अंदर, और उसके रीज़न है कि हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि मेरे दोस्त ने ये मुझे गलत बोल दिया, मेरे टीचर ने मुझे गलत कह दिया, मेरी तो हैंड राइटिंग ही ख़राब है, मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। तो नेगेटिव जो चीज़ें हैं उन पे हमें ध्यान नहीं देना है। अपना दृष्टिकोण बदल कर हमें मानसिक शांति जो है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। जो हमारा जो पीस है, मेंटल पीस, अगर हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचेंगे तो उसकी वजह से चला जाता है वो पीस। तो ग्लास आधा खाली है के बजाय हमें आधा भरा है सोचना है। तो ये एक मुहावरा ही नहीं बल्कि जीवन जीने की जो है कला है, उस चीज़ को हमें ध्यान में रखना चाहिए। फिर हम सामाजिक बदलाव के लिए इस दृष्टिकोण को यूज़ कर सकते हैं। जैसे पुरानी रूढ़ियाँ हैं, जातिवाद, लैंगिक भेदभाव, ठीक है, इनको केवल कानून से नहीं चेंज कर सकते, लोगों का माइंडसेट जो है वो बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्वच्छ भारत अभियान याद होगा आप, तो ये क्यों सक्सेसफुल हुआ? तो केवल शौचालय बनाने से नहीं हुआ ये चेंज, माइंडसेट लोगों ने चेंज किया कि हमें क्लीन रहना है, हमें जो हमारा जो सिविक सेंस है वो चेंज करना पड़ा, हमें हाइजीन जो है वो अच्छा लगने लगा, हमें स्वच्छता अच्छी लगने लगी, हमारा जो पर्सपेक्टिव था, माइंड का नज़रिया था देखने का, वो चेंज हो गया। कोई और हमारे लिए सफाई करे ना करे, हमें हमारे लिए चीज़ों को साफ रखना है। ये माइंडसेट जब हुआ तब ये स्वच्छ भारत अभियान जो है वो सफल हो पाया था। तो संक्षेप में अब हम इसको कंक्लूड करते हैं कि ये जो कोटेशन है वो स्वयं का स्वामी, कि हम खुद ही ऑनर हैं हमारे, ये हमें सिखाता है। ये संदेश देता है कि हम परिस्थितियों के गुलाम नहीं है, हम हमारे पर्सपेक्टिव से, हमारे नज़रिए से, हमारे माइंडसेट से जो बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। और जो माइंडसेट है वो चुनने का अधिकार भी हमारे पास ही है, वो क्षमता भी हमारे पास है, और ये पावर ही हमारे भाग्य को, हमारे फ्यूचर को चेंज कर सकती है, हमारा जो आगे का करियर है या लाइफ है उसमें बदलाव लेके आ सकती है। तो इस तरीके से आप भी इस कोटेशन को यूज़ करो अपनी लाइफ में, अच्छा माइंडसेट रखो। ये मत सोचो कि आगे क्या होगा, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो। सिलेक्शन होना ये सिर्फ एक दिन एक पीडीएफ के अंदर रोल नंबर ढूँढने का काम है। बट वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको डेली काम करना पड़ेगा, डेली मेहनत करनी पड़ेगी, प्री के लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, मेंस के लिए अलग माइंडसेट रखना पड़ेगा, इंटरव्यू के टाइम पे आपका माइंडसेट अलग होगा। आपको अपने स्किल्स पे अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग तरीके से ध्यान देना पड़ेगा। तो ये उस जर्नी के बारे में सोचो, आज मुझे क्या करना है वो सोचो, कल मैं क्या कर सकती हूँ उसको बेटर करने के लिए ये सोचो, उसके आगे का ज़्यादा मत सोचो। बाकी होगा वो देखेंगे ना। अगर मान लो हो गया सिलेक्शन तो फिर तो पूछने की ज़रूरत ही नहीं है आगे क्या होगा, और नहीं हुआ तो फिर उस दिन क्या परिस्थिति है वो डिसाइड करेगी कि मुझे आगे और प्रिपरेशन करनी है या फिर कभी और कोई प्लान बी या कुछ और चूज़ करना है। आज हम नहीं जवाब दे सकते कि उस दिन क्या होगा। तो बेटर है कि जो आज चल रहा है, आज जो समय आपके हाथ में है, उस पे आप काम करो, फ़ोकस करो अपने काम पे, मेहनत करो। तो आज जब चेंज होगा तो कल ऑटोमेटिकली जो भविष्य है वो बदल ही जाएगा। अगर आज आप रनिंग करोगे डेली, डेली रनिंग कर रहे हो तो 3 महीने बाद में ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो ही जाएगा आपकी बॉडी। उसमें पूछने और सोचने वाली क्या बात है। तो कुल मिला के माइंडसेट अपना अच्छा रखो, और अभी बहुत जल्दी आपका प्री का एग्ज़ाम आने वाला है। एथिक्स चलेगी अपनी अभी कई दिन, उसके बाद अपने पूरी तरीके से अपनी प्रिपरेशन को प्री ओरिएंटेड कर देंगे, प्री पे स्विच हो जाएँगे।
क्योंकि अभी है थोड़े दिन, ये जो अपने बचे हैं दिन थोड़े बहुत जनवरी के, उसको अपने यूटिलाइज कर लेते हैं मेंस की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। अगली बार जो है याद करके आना अच्छे तरीके से।